A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 12 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इसी मेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे जिनको आप रिविजन पर्पज के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को देखना तो उनके लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 11 में मैंने आपको बताया था व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। हमने उसके बारे में डिस्कस किया था कुछ बेसिक चीजें कि बायोटेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, उसका मतलब क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है वो उस तरीके की टेक्नोलॉजी दैट यूटिलाइजेस बायोलॉजिकल सिस्टम, जो कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है उसके अंदर ऑल्टरेशन करके उसको हम यूजफुल तरीके से यूज करते हैं। तो ये वो टेक्नोलॉजी है जिसमें बायोलॉजिकल यूटिलाइज सिस्टम को यूटिलाइज करते हैं। दैट कैन बी अचीव्ड थ्रू इंटीग्रेशन ऑफ बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड इंजीनियरिंग साइंस। इन सब का इंटीग्रेशन करके हम जो बायोटेक्नोलॉजिकल जो फील्ड है उसमें एडवांसमेंट कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम बहुत सारे फील्ड्स आते हैं जैसे कि थेराप्यूटिक, मतलब ट्रीटमेंट करना, डायग्नोसिस, प्रोसेस फूड आता है, वेस्ट मैनेजमेंट आता है, एनर्जी प्रोडक्शन और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि जेनेटिक मतलब अगर बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस हैं वो किस किस तरीके के किस किस डोमेन में हो सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी को अगर हम बात करते हैं तो 3 तरीके से क्रिटिकल रिसर्च की जाती है मेनली। फर्स्ट है कि टू प्रोवाइड द बेस्ट कैटलिस्ट इन फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। कोई माइक्रोब होगा या प्योर एंजाइम होगा, उसको हम एक बेस्ट कैटलिस्ट की तरह यूज करेंगे उस केमिकल रिएक्शंस को फास्ट करने के लिए। सेकंड होता है टू क्रिएट ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट। हम इस तरीके की कंडीशन बनाएंगे वो काम कर पाए। एंड डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी जो हम यूज करेंगे टू प्यूरिफाई द प्रोटीन, जो उसका प्रोटीन हमने बनाया है उसको हम प्यूरिफाई करने के लिए। एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, जो लोगों ने चैप्टर नंबर 11 नहीं देखा है वो प्लीज जरूर देख लें, अदरवाइज आपको ये बायोटेक्नोलॉजी की जो बेसिक्स है वो कैसे काम करती है, कैसे हम रिकमेंडेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, किस तरीके से हम एक पीस ऑफ डीएनए या आरएनए को अलग करके उसको किस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 11 में, वो देख लेना। इस चैप्टर में हम लोग स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस के बारे में। तो अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस के बारे में बात करती हूँ तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं, नॉट ओनली फॉर प्री, ये आपके मेंस में भी काम आएगा। तो मेडिकल डायग्नोसिस में यूज हो सकता है, एनवायरमेंटल एंड एनर्जी मैनेजमेंट में यूज होता है, प्लांट एग्रीकल्चर क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए, कॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के लिए, इंप्रूवमेंट इन फूड टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एनिमल ब्रीडिंग, इन सब के सब में बायोटेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। किस तरीके से हम बात करेंगे आगे। तो अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, तो अगर एग्रीकल्चर के बारे में हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी जो है उसको हम ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं हम उसको? हम ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी बोल रहे हैं क्योंकि हम उसको एग्रीकल्चर फील्ड में यूज कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट मेथड्स होंगे उसके अंदर फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, जो फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना हमारा एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी का मेन पर्पस जो है वो हमारा फूड टेक्नोलॉजी को, फूड प्रोडक्शन को इंप्रूव करना है। तो वो कैसे होता है? एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करके, मतलब एग्रीकल्चर में केमिकल को हम इस तरीके से यूज करते हैं कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग, जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप्स। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या होता है? जिसके अंदर हम केमिकल का यूज नहीं कर रहे, राइट। तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में हम क्या कर रहे हैं? तो आपने ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, पंजाब और हरियाणा, यूपी, वेस्टर्न यूपी, ये सब इसके बेनिफिशियरी रहे हैं। ओके, तो ग्रीन रिवोल्यूशन की जो सक्सेस है इन एनहांसिंग द फूड सप्लाई वाज किस वजह से हो पाई थी? एक तो हमने इम्प्रूव्ड वैरायटी की क्रॉप्स को यूज किया था। वो हमने जो वैरायटीज को इम्प्रूव किया था वो किस तरीके से किया था? वो हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके ही उन वेराइटीज को इम्प्रूव कर दिया था। ओके, उनका जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कर दिया था। यूज ऑफ एग्रोकेमिकल, हमने इस तरीके के फर्टिलाइजर्स और इस तरीके के पेस्टिसाइड्स को डेवलप किया था कि हमारी फसलों को जो नुकसान पहुंचता है उससे कम पहुंचे, ओके, या ना पहुंचे। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, इस तरीके के प्रैक्टिसेस इजाद किए गए जिसकी वजह से क्रॉप का मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से हो पाए। लेकिन ये भी एनफ नहीं था, तो फिर हमने बात किया ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? केमिकल वाली जो एग्रोकेमिकल फार्मिंग होती है उसमें तो हम फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं और पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है जिसमें हम क्या कर रहे हैं? टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच ऑर्गेनिक मैन्योर यूज किया जाता है, बायो फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं।
तो बायो फर्टिलाइजर्स में क्या क्या काम करता है, जो अर्थ फॉर्म होते हैं वो भी बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज होते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब आप ही की फसलों से, और जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो एक्सक्रीटा है, हमने वेस्ट ट्रीटमेंट में भी देखा था, तो उससे जो खाद बनती है ऑर्गेनिक मैन्योर को इसमें यूज किया जाता है, बायो पेस्टिसाइड्स को इसमें यूज किया जाता है, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। इससे क्या हो रहा है, इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है प्लांट्स की, एंड इसमें क्या होता है, केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज नहीं होते, तो ये हमारे हेल्थ के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। इसमें हम क्या करते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर का मतलब है कि कुछ क्रॉप के वैरायटीज को, कुछ प्लांट के वैरायटीज को इस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाएगा कि वो हमारे लिए बेटर रिजल्ट्स दे पाते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है कैन नॉट इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन सिग्निफिकेंटली। ऑर्गेनिक फार्मिंग से नहीं हो पाता था ये, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लेस ऑफ केमिकल, लेस ऑफ नो केमिकल एंड नो पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। जो भी हम पेस्टिसाइड्स या चीजें यूज करेंगे वो सब बायो पेस्टिसाइड्स होंगे, राइट। इसलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की बात हुई, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में हमने क्या किया, हमने इस तरीके के जीन्स को, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, हमने जीएमओज को इंट्रोड्यूस किया। जीएमओज क्या थे, जीएमओज थे ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, लाइक बैक्टीरिया, लाइक फंगस, लाइक एनिमल्स, जिनका हमने जेनेटिक मटेरियल को ऑल्टर कर चुके हैं। हम वो वैसे नहीं है जैसे कि वो नेचुरली थे। जीएमओज होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट किया। वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका जो बेसिक जेनेटिक मटेरियल ऑलरेडी उनके पास था नेचुरली, उसको हमने मॉडिफाई कर दिया फॉर बेनिफिशियल पर्पस, तो उनको हम जीएमओज कहते हैं। तो जिसका एग्जाम्पल है बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, मतलब उसके अंदर हमने क्या किया, उसमें हमने जो बीटी जो बैक्टीरिया था उसका जीन निकाल के हमने उसको प्लांट के साथ क्रॉस कर दिया, ताकि जो उसकी जो प्रॉपर्टीज है, जो उसके जेनेटिक मटेरियल में, जो उसके डीएनए में वो प्रॉपर्टीज है जो उसको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाती है, हीट रेजिस्टेंट बनाती है, फॉर एग्जाम्पल, उनको निकाल के हमने दूसरे वेराइटी ऑफ क्रॉप के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम ये किस तरीके से पॉसिबल हो पाता है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आए, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है ये, ओके। तो इसका हमने ऑल्टर कर दिया डीएनए, आर्टिफिशियली मैनिपुलेट किया, जिससे कि क्या होगा, दैट इट डज नॉट अकर नेचुरली बाय मीटिंग or natural recombination. These are also known as transgenic organism as they contain and express one or more foreign genes. Transgenic organisms इन्हीं को ही कहते हैं, क्योंकि जो जीन हमने इसके अंदर डाला, जो हमारा डिजायर्ड जीन था, उसको निकाल के हमने इसके अंदर डाल दिया और वो एग्जिबिट कर रहा है, मतलब वो अपना असर दिखा रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के या ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अगर अब हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर की, तो हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट्स और जीएम क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। तो जीएम क्रॉप्स वो होती हैं क्रॉप्स जिनका डीएनए ऑल्टर कर दिया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स के द्वारा। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स किस तरीके से काम करती है इस चैप्टर में भी लिखा है, लेकिन लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था। तो उसमें हमने क्या किया, जो प्लांट्स थे उनको हमने बहुत ज़्यादा टॉलरेंट बना दिया एबायोटिक स्ट्रेस को, कोल्ड से, ड्रॉट से, सॉल्ट से, ये सारे टॉलरेंट बन गए। हमने इस तरीके के बैक्टीरिया, इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उठाया, उनका जीन सीक्वेंसिंग किया, हमने ये देखा कि भाई कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, वो हीट रेजिस्टेंट बनाते हैं उसको, या कोल्ड रेजिस्टेंट बनाते हैं। तो उसी जीन्स को, उसी डीएनए के पार्ट को हमने उठाया और हमने उसको क्या किया, प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। तो क्या हुआ, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है इन सब चीज़ों से होता क्या है, अगर हमने एग्रीकल्चर को मॉडिफाई किया तो या तो हमने उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाया है, या हमने उसकी प्रोडक्शन को बनाया है, या फिर इसमें हमने उसको पुअर हार्वेस्ट लॉसेस जो होते थे, बारिश से खराब होती थी या सॉल्ट वाटर से खराब होती थी क्रॉप्स, उसको हमने या तो कम कर दिया या फिर हमने उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा दिया। न्यूट्रिशनल वैल्यू तो पहले भी लिख चुके हैं हम। तो इस तरीके से ये काम हो रहा है। हमारा जो पर्पस है वो ये सारी चीज़ों को अचीव करना है जीएम क्रॉप्स के थ्रू। तो एग्जाम्पल दिए गए हैं इसके अंदर, बीटी कॉटन का एग्जाम्पल दिया गया है, पोटैटो विद हाई प्रोटीन, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉर्न, इन सब का एग्जाम्पल दिया गया है। तो बीटी कॉटन क्या है, पेस्ट रेजिस्टेंट, हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट है, हाई यील्डिंग प्लांट है। इसमें हमने क्या किया, बीटी क्रॉप्स के साथ हमने किसके जीन को मर्ज कर दिया, बैसिलस थुरिनजेंसिस जो बैक्टीरिया है उसके जीन्स को हमने मिला के इस पेस्ट के अंदर, मतलब इस प्लांट के अंदर डाल दिया, जिसको हम बीटी कॉटन भी कहते हैं। ऐसे ही हमने ब्रिंजल के साथ मिलाया उसको बीटी ब्रिंजल कहते हैं।
कॉर्न के साथ मिलाया उसको बीटी कॉर्न कहते हैं, तो ये पेस्ट रेजिस्टेंट बन जाता है। ओके, इसके बारे में काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था, आपको याद होगा, उसमें बोला गया था कि भाई हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, हमें जो है हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेटर ऑन इट कैन कॉज सो मेनी डिजीजेस। तो फिर यही बात हुआ कि भाई आपको जो भी बीटी ब्रिंजल या बीटी कॉटन है या जो भी चीज़ें हमारे मार्केट में आ रही है जो कि हमने जेनेटिकली मॉडिफाई की हैं, जीएमओज जो है उनके ऊपर स्पेशल मेंशन होना चाहिए कि दीज आर जीएमओ, और कंज्यूमर के पास चॉइस होना चाहिए कि भाई वो जीएमओ वाला फूड खाना चाहता है या वो ऑर्गेनिक खाना चाहता है या नॉर्मल खाना चाहता है। तो दिस वॉज द अभी तक जो मतलब ऐसा रिजल्ट अभी ऐसा ही आया था। तो ये तो थी एग्रीकल्चर के बारे में बात। तो एग्रीकल्चर में हम क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में हम जो मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, उसका बेसिक पर्पज़ है या तो न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाना, या तो उसको रेजिस्टेंट बनाना प्लांट को हीट से, कोल्ड से, या तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। इस तरीके के हम चीज़ों को कर रहे हैं, राइट। फिर हम बात करते हैं, अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करते हैं तो मेडिकल फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है। तो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर आएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हम चेक करते हैं कि भाई ये सैंपल लेके कि भाई ये वाला जो सैंपल है, किसी भी चीज़ का सैंपल हो सकता है, बाल हो सकता है, स्किन हो सकती है, नेल्स हो सकते हैं, टीथ, कोई भी बॉडी का पार्ट, उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके देखा जाएगा कि भाई वो जो है किसी एक पर्टिकुलर क्रिमिनल भी हो सकता है, पैटर्नल सूट लोग फाइल करते हैं कि ये किसका बच्चा है, इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उसमें काम आती है। जीएनए प्रोफाइलिंग में क्या होता है, आपने किसी का मतलब आप अपनी खुद की जीएनए प्रोफाइलिंग भी करा सकते हैं। आप अपना सैंपल दीजिए और आपका जीएनए प्रोफाइलिंग हो जाएगा। मतलब देख लिया जाएगा कि भाई ये डीएनए कैसा है, मतलब इसके अंदर क्या प्रोफाइलिंग है। फिर अगर आपको लेटर ऑन फ्यूचर में कभी भी मैच करना हो किसी भी से, तो आप मैच कर सकते हैं। प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ इनहेरिटेंस डिजीज, प्रीनेटल डायग्नोसिस में ये काम आता है। सैंपल निकाल के चेक किया जा सकता है कि जो फीटस डेवलप हो रहा है उसको कोई डिजीज तो नहीं है। ऐसे केसेस में ये काम आता है बेसिकली जिसमें किसी एक पेरेंट को कोई डिजीज होती है, जेनेटिक डिजीज होती है, या फिर हो सकता है उनकी फैमिली में कोई हिस्ट्री हो जेनेटिक डिजीज होने की। तो उस केस में ये प्रीनेटल डायग्नोस्टिक ऑफ इनहेरिटेंस डिजीजेस के का यूज़ किया जा सकता है। फार्माकोजिनोमिक्स, मतलब जीन्स को, बैक्टीरिया के जीन्स को, वैक्सीन्स के जीन्स को, फार्माकोजिनोमिक्स मतलब उसको स्टडी किया जाएगा, एक बेटर तरीके का वैक्सीन बनाया जाएगा। स्किन ग्राफ्टिंग में यूज़ हो रहा है। डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, ये मैंने आपको बता दिया। बायोफार्मास्यूटिकल्स लाइक इंसुलिन, यस, इंसुलिन का प्रोडक्शन के लिए, सोमेटोस्टैटिन्स के प्रोडक्शन के लिए, इस तरीके के हार्मोन्स है या एंजाइम्स होंगे कुछ जिनका हमें लार्ज स्केल पर यूज़ करना है। अगर हम नेचुरली ढूंढते हैं उनको तो वो एंजाइम्स का या हार्मोन्स का क्वांटिटी काफ़ी कम है, तो उसको भी थेराप्यूटिक पर्पज़ के लिए, मतलब ठीक करने के पर्पज़ के लिए, बीमारियों को ठीक करने के पर्पज़ के लिए उसको यूज़ किया जाता है। तो हम बात कर लेते हैं इस वाले में। आप देख सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जब हम यूज़ करते हैं तो उसको किस किस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं। अगर हम ट्रेडिशनल जेनेटिक्स की बात करेंगे तो ट्रेडिशनल जेनेटिक्स में क्या हो रहा था, हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन, मतलब हाइब्रिड प्लांट्स और हाइब्रिड एनिमल्स हम बना रहे थे। म्यूटेशन एंड सिलेक्शन में एंटीबायोटिक्स और म्यूटेंट प्लांट्स हमने बनाए। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लेवल पे जब बायोटेक्नोलॉजी काम करती है तो उसके अंदर हम क्या क्या कर रहे हैं, उसके अंदर हम रिकमेंड डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। कैसे हो रहा है वो, एक जीन थेरेपी सीक्वेंसिंग करके उसको आपने किया, रिकमेंड प्रोटीन्स, जीएमओज डेवलप किए आपने, जीन थेरेपी यूज़ किया, न्यू एंटीबायोटिक्स डेवलप किए रिकमेंड कॉम्बिनेशन डीएनए टेक्निक के द्वारा। सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी, मतलब डीएनए की सीक्वेंसिंग करके आपने क्या किया, फोरेंसिक डिटेक्शन, अभी मैंने आपको बताया था, पैटर्नल सूट फाइल किए जाते हैं, या फिर किसी क्रिमिनल को डिटेक्ट किया जाता है कि भाई यही है क्या वो क्रिमिनल, अगर उसका सैंपल उस साइट पे मिलता है तो फॉरेंसिक में। जीन बैंक्स बनाने में मैंने बताया आपको कि आप खुद का जो है जेनेटिक सीक्वेंसिंग करा के भी रख सकते हैं और जीन बैंक बन सकता है। ह्यूमन जीनोम्स, मतलब खुद का कराना। इवोल्यूशन स्टडीज़, इवोल्यूशनरी स्टडीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। हम अलग अलग जो है लोगों के मतलब जीन सीक्वेंसिंग करके देख सकते हैं कि इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। तो ये सारा सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के केस में डीएनए जो सिंथेसिस होता है, मतलब डिटेक्शन प्रोब्स हम इसमें बनाते हैं, मतलब एक जो पार्ट है डीएनए उसको मल्टीप्लाई किया जाता है ताकि डिटेक्शन प्रोब बना सके। आर्टिफिशियल जीन्स क्रिएट किए जा सकते हैं, जीन मैपिंग की जा सकती है डीएनए सिंथेसिस के थ्रू। कंट्रोलिंग जीन एक्सप्रेशन, इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए वही वाली बात है, इसके अंदर कंट्रोलिंग जीन एक्सप्रेशन के अंदर कोई पेरेंट है जिसको कोई जेनेटिकली डिजीज है, वो चाहते हैं कि उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर वो ना आए, तो वो एंटी सेंस टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। या ये थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, बट हम इसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं, इसको हम वैक्सीन डेवलप करने के लिए, उन सब चीज़ों में कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन वाला टूल हम यूज़ कर रहे हैं आरएनए इंटरफेस में। थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बोला था कि बायोटेक्नोलॉजी में लोग मास्टर्स करते हैं अपनी,
तो आप समझ सकते हैं कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। सेल कल्चर जब हम यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक, तो उसमें हम क्या करते हैं, क्लोनिंग करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, स्टेम सेल्स टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स को डेवलप करते हैं, डायग्नोसिस में हेल्प करता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स वो एक और ब्रांच है, वो क्या करती है, जीनोमिक्स, प्रोटियोनोमिक्स, प्रोटीन स्टडी, जेनेटिक स्टडी डिसऑर्डर, माइक्रो एरे, जीन एक्सप्रेशन, मतलब ये सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। जितना आपको समझ में आए आप उतना एब्जॉर्ब करिए इस चार्ट में से। मैंने इस चार्ट को दे दिया है, जिनको ज़्यादा समझ में आता है या जो अच्छे से और पढ़ना चाहते हैं वो इस चार्ट को और इम्बाइब कर सकते हैं। बट इससे पहले वाला जो ये चार्ट था ये इंपॉर्टेंट है, आपको अपने आंसर लिखने में भी काम आएगा और आपके एमसीक्यूज सॉल्व करने में भी काम आएगा। एमसीक्यूज के केस में ये दिया जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि जो माइक्रोबायोलॉजी टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी जो है इन फील्ड में यूज़ होती है कि नहीं होती है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं, हमने जो अभी बात देखा था कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन कैसे हमने डेवलप किया, तो यहाँ पे पूरा आपको डिटेल में लिखा हुआ है। इसमें हम करते क्या है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमने इंसुलिन का यूज़ होता है डायबिटीज़ में, तो हमने क्या किया, उसको इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया कहाँ से, पैंक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल। जो कैटल्स जो स्लॉटर हाउस में जाते हैं मीट प्रोडक्शन के लिए, तो उनकी जो पैंक्रियाज थी, पैंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं, हमने चैप्टर में पढ़ा था। पैंक्रियाज क्या कर रही थी, पैंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही थी और उसको कहाँ डाल देती थी, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में डाल देती थी, ताकि वो वहाँ पे अपने पैंक्रियाटिक जूस के साथ, और वो इंसुलिन, वो तो पैंक्रियाटिक जूस था और इंसुलिन जो प्रोड्यूस करती थी वो एक हार्मोन है, तो उसको ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देती थी। ओके, ये हम जानते हैं। तो क्योंकि पैंक्रियाज प्रोडक्शन करते हैं तो पैंक्रियाज के अंदर स्टोर रहेगा इंसुलिन, तो उस इंसुलिन को निकाला जाता है, जो कैटल्स हैं जैसे काउ, पिग्स, उससे निकाला जाता है। दिस कॉज एलर्जी और अदर रिएक्शन इन सम पेशेंट, इसीलिए ये वाला कभी कभी इंसुलिन एलर्जी भी करता है। तो इस इंसुलिन में हमने क्या किया, जो इसकी 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी उसको हमने स्टडी करेंगे और इसको हम, मतलब शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ, इसको अब क्या किया जाएगा, उस इंसुलिन को निकाल के उसे मल्टीप्लाई किया जाएगा उसी इंसुलिन को। तो जो मैमल्स जो में इंसुलिन सिंथेसिस होता है एज अ प्रो हार्मोन और विच कंटेन्स एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड सी पेप्टाइड। थोड़ा डिटेल है ये, आप इसको छोड़ दीजिए, जितना समझ में आया उतना ही पढ़ना। बेसिकली आप ये समझ लीजिए, जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है इंसुलिन का, उसमें हम कहाँ से इंसुलिन निकाल रहे हैं, उसको हम निकाल रहे हैं काउ से और पिग से, उनकी पैंक्रियाज से हम उसको निकाल रहे हैं और उसके बाद उसको थोड़ा सा जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं और फिर हम उसको अपने मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करते हैं डायबिटीज के पेशेंट पे, जिसमें उनको इंसुलिन इंजेक्शंस दिए जाते हैं, राइट। फिर हम वैक्सीन प्रोडक्शन करते हैं, तो वैक्सीन कैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो वैक्सीन प्रोडक्शन हो रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग से, सच वैक्सीन उनको क्या कहा जाता है, सब यूनिट वैक्सीन कहते हैं उनको, या सेकेंड जनरेशन वैक्सीन कहते हैं। तो उसमें भी क्या किया जा रहा है, जो डीएनए जो है, जो भी वायरस के अगेंस्ट या जो भी दवाई हमको बनानी है उसका डीएनए स्टडी करके उसको जेनेटिकली इंजीनियर कर किया जाएगा और फिर अलग अलग तरीके के डिजीज में यूज करेंगे। आई कैन टीच यू दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑल्सो, बट उतना समझना इतने शॉर्ट क्लास में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप सिर्फ उतना ही पढ़िए जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जीन थेरेपी में हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर क्या किया जा रहा है, जीन डिफेक्ट को डिटेक्ट किया जा रहा है चाइल्ड एम्ब्रियो में से, मतलब जो बच्चा फीटस में है अभी एम्ब्रियो, उसके जो फ्लूइड को लेके उसका जीन डिफेक्ट को डिटेक्ट किया जाता है। तो जीन्स आर इंसर्टेड इन ए पर्सन सेल एंड टिश्यू टू ट्रीट अ डिजीज ऑल्सो, एंड करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ अ नॉर्मल जीन इनटू एन इंडिविजुअल। उसका खराब जीन था वो निकाल के उसके अंदर एक सही वाला जीन उसी जगह पे प्लेस कर दिया जाएगा। किस स्टेज में करेंगे हम, एम्ब्रियो वाले स्टेज में ही कर देते हैं। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस फिर क्या करता है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जो है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज में काम आता है। कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस है वो कब हम करते हैं, जब वो डिजीज ऑलरेडी हो चुकी होती है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है वो कब हो रहा है, मतलब बच्चा बॉर्न होने से भी पहले उसका मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर दिया जा रहा है, राइट। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी। इसमें क्या होगा, एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आरएनए विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल प्रोब जो होगा उसको हम, उसके बीच में एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हम इंट्रोड्यूस कर देंगे और उसको फिर हम मॉडिफाई, मतलब उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो भी वो सैंपल आएगा जिसको भी हमें टेस्ट करना है उसको हम डालेंगे। अगर उसके अंदर वो प्रेजेंट है तो रेडियो एक्टिव का अलग कलर दिखा देगा, वो नहीं है तो नहीं दिखाएगा। इस तरीके से ये काम करता है। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है लास्ट में, इसमें सारी चीज़ों को कंबाइन किया गया है, पूरा बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। एनवायरनमेंट में अगर हम देखते हैं एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी,
तो हम क्या कर रहे हैं, डीकंटामिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें हम वाटर, एयर, सॉइल वाले जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम डीकंटामिनेट कर रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ केमिकल बायोसेंसर्स, इस तरीके के बायोसेंसर्स बनाए जाएंगे कि जो डिटेक्ट कर सकते हैं कोई भी हार्मफुल केमिकल को इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारा हम एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी को, राइट। फिर बायोटेक्नोलॉजी अगर एग्रीकल्चर के फील्ड में यूज़ होती है तो हम जान ही चुके हैं कि हमें एनर्जी फॉर्म, रिन्यूएबल सोर्सेज, एग्रीकल्चरल वेस्ट, इसको हम में ट्रीटमेंट में इसको हम यूज़ कर रहे हैं। साथ में क्या कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्रॉप्स, प्लांट्स आ रहे हैं और मॉडिफाइड वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स, जेनेटिक टेक्नोलॉजी से ही हम ये यूज़ कर रहे हैं। जेनेटिक टेक्नोलॉजी और कहाँ यूज़ हो रही है, जेनेटिक्स ऑफ इंजीनियरिंग अप्लाइड ऑन ह्यूमंस के केस में हम उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करके अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ भी कर पा रहे हैं। मेडिसिन में कहाँ यूज़ हो रही है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, वाइटामिन, स्टेरॉइड्स, इंसुलिन, ये सब हम यूज़ कर रहे हैं। फूड टेक्नोलॉजी में कहाँ पे हो रही है, फूड टेक्नोलॉजी की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड लाइक बाइनवेयर, चीज़, ये सब हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। और इसमें और एक ब्रांच को आप और ऐड कर सकते हैं इसी सर्कल में, इसके अंदर आप फॉरेंसिक भी, मतलब क्राइम या फॉरेंसिक, इसको भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें कि क्रिमिनल डिटेक्शन में भी इसको यूज़ किया जा रहा है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। दिस वाज अ स्मॉल चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जानबूझ के मैंने बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स को आपको आसान भाषा में ही समझाने की कोशिश की है। जिन लोगों को ये चीज़ समझ में आती है वो थोड़ा एडवांस में इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी थी तो हमने एनसीईआरटी में जितना दिया गया है हमने उसी को स्टिक किया है। अदरवाइज दिस फील्ड इज़ अ वेरी वेरी वास्ट एंड इम्पॉर्टेंट फील्ड और दिस इज़ द फील्ड ऑफ फ्यूचर। बायोटेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बढ़ती जा रही हैं, तो इफ़ समबडी वांट्स टू रीड दिस टॉपिक वो फर्दर उसको रीड कर सकते हैं। हम क्योंकि एनसीईआरटी सीरीज पढ़ रहे हैं तो हमने स्टिक किया है सिर्फ एनसीईआरटी पोर्शन पर। हो सकता है मैं आपको ये बायोटेक्नोलॉजी का एक एडवांस लेक्चर भी दूं जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में पढ़ेंगे, नॉट इन एनसीईआरटी सेक्शन। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आप इससे जुड़े हुए सवालों को भी सॉल्व कर पाएंगे। पढ़ते रहिए एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।